हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको प्राचीन काल से मध्यकाल के भारतीय इतिहास में जो परिवर्तन हुए आज हम उसकी बातें करते हैं। तो प्राचीन काल से मध्यकाल में जो भारतीय इतिहास का परिवर्तन था वो कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी। यह एक धीमी, क्रमिक, व्यापक प्रक्रिया थी जिसने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। इतिहासकार आमतौर पर 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के पतन से 12वीं शताब्दी के अंत तक के समय को पूर्व मध्यकाल मानते हैं और जो इस बदलाव का मुख्य दौर था। पहला है राजनीतिक परिवर्तन। केंद्रीकरण में विकेंद्रीकरण का उदय। सामंतवाद की शुरुआत हुई। प्राचीन काल में मौर्य या गुप्त साम्राज्य जैसे कई बड़े केंद्रीय शासन हुआ करते थे, लेकिन मध्यकाल की शुरुआत तक केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और सामंतवाद का जन्म हुआ। राजा अपने अधिकारियों और सेनापति को नगद वेतन देने के बजाय भूमि जमीन दान देने लगे। फिर क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। इन भूस्वामियों सामंतों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली। इसके परिणामस्वरूप देश में कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जैसे उत्तर भारत में राजपूत, पाल, प्रतिहार, चौहान। दक्षिण में चोल हो गए, चेर हो गए, पांड्य हो गए। इनमें आपस में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। फिर आर्थिक परिवर्तन, नगरों का पतन और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। शहरीकरण में गिरावट आई। प्राचीन काल में रोम और अन्य विदेशी बाजारों के साथ जो व्यापार होता था वह गुप्त काल के बाद मंद पड़ गया। व्यापार कम होने से बड़े बड़े जो व्यापारिक नगरों का पतन हुआ और लोग गांवों की तरफ लौटने लगे। फिर आत्मनिर्भर गांव, मुद्रा सिक्कों का चलन कम हो गया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित हो गई। हर गांव अपनी जरूरतों की चीज़ें खुद बनाने लगा, जिससे व्यापारिक गतिशीलता रुक गई और स्थानीयता को बढ़ावा मिला। फिर सामाजिक परिवर्तन, जातियों और उपजातियों में विभाजन हुआ। नई जातियों का जन्म हुआ। सामंतवाद और नए क्षेत्रों में खेती फैलाने के कारण कई आदिवासी समूह और विदेशी कबीले हिंदू समाज का हिस्सा बने। इसमें 4 मूल वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर हजारों कई नई उपजातियां बन गईं। फिर कायस्थों का उदय हुआ। इस काल में एक नए सामाजिक वर्ग कायस्थ का उदय हुआ। इनका मुख्य काम भूमि का हिसाब किताब रखना और राजकीय दस्तावेज लिखना था। फिर महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। इस संक्रमण काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में आने लगी। प्राचीन काल में ये सारी कुरीतियाँ नहीं थी, लेकिन मध्यकाल आते आते महिलाओं की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी। यहाँ पर्दा प्रथा होने लगा, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ हो गई जो सबसे ज़्यादा समाज में मजबूत होने लगी। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जैसे भक्ति आंदोलन, नए मंदिरों का निर्माण हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जैसे प्राचीन काल के जटिल वैदिक यज्ञों, कर्मकांडों के खिलाफ दक्षिण भारत में अलवार, विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और समानता का संदेश दिया, जिससे जाति व्यवस्था पर चोट की। फिर भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। सामंतों और राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया। खजुराहो, उड़ीसा के मंदिर, दक्षिण के तंजावुर जैसे मंदिर इसी संक्रमण के काल की देन है। मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और गतिविधियों का केंद्र बन गई। फिर विदेशी आक्रमण और एक नए युग की आहट आई। 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों के आक्रमण और बाद में 12वीं शताब्दी में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के तुर्क आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक दिशा को ही बदल दिया। इन आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई, जिसके कारण भारत को मध्यकालीन इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय में धकेल दिया गया, जहाँ भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों का समन्वय शुरू हो गया। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्राचीन काल जहाँ एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन, वैश्विक व्यापार और शास्त्रीय संस्कृति का युग था, वहीं मध्यकाल में सत्ता का बिखराव हुआ, समाज स्थानीय स्तर पर सिमट गया और क्षेत्रीय भाषाओं और कलाओं और धर्म का विकास हुआ। तो प्राचीन भारत से मध्यकाल में आने का कारण कोई एक कारण नहीं था, इसके कई अन्य कारण थे। कई अन्य कुरीतियाँ पनपने लगी, कई बहुत ज़्यादा वैदिक कर्मकांड आने लगे, जिसकी वजह से प्राचीन भारत कल विलुप्त हुआ और मध्यकाल आया। सो थैंक यू सो मच गाइस जी, हमने आज कंप्लीट करवाया। आप इसे अच्छे से पढ़कर रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।